नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। आज तक जितने भी बेहतर रणनीतिकार हुए हैं उनका हमेशा से कहना रहा कि जितना मजबूत सेनापति होगा युद्ध उतना आसान और किला उतना ही सुरक्षित होगा। ठीक यही थ्योरी मौजूदा वक्त में राजनीति में भी इस्तेमाल होती है, यानी कि जिस दल का चेहरा जितना मजबूत होगा उसका किला उतना ही सुरक्षित। और इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग एक सवाल है कि बीजेपी के धामी आपके कोठियाल कांग्रेस में कब तक बवाल। मंच पर पीएम का संबोधन और सीएम धामी का जिक्र, इस बात के राज बहुत सारे हैं और कुछ सवाल भी हैं कि क्या बीजेपी ने आगामी चुनाव के लिए अपना चेहरा तय कर लिया है। दूसरी तरफ है अभी हाल ही में चुनावी रेस में आई आम आदमी पार्टी, जिसने सीएम फेस की घोषणा अजय कोठियाल के तौर पर सबसे पहले कर दी, जिसके लिए वो अपनी पीठ भी थपथपाते रहते हैं। तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, जहां ना भी चेहरा स्पष्ट है और ना ही रणनीति का आधार, और दल की एकता पर तो हमेशा से ही प्रश्न चिन्ह लगता रहा। तो आज चर्चा इसी विषय पर कि बीजेपी के धामी आपके कोठियाल, तो कांग्रेस में कब तक जारी रहेगा बवाल। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बीजेपी से चर्चा में शामिल होने के लिए नवीन ठाकुर जी हैं। नवीन ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। रविंद्र सिंह प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, अक्सर हमारे साथ शामिल होते रहते हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रतिमा सिंह प्रखर प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, और आज कांग्रेस को प्रखरता की जरूरत भी है। प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। प्रतिमा सिंह जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आप ही से शुरू करूंगी मैं। प्रतिमा जी, देखिए, कांग्रेस जिन हालातों से जूझ रही है ये किसी से छिपा नहीं हुआ है। हालांकि हरीश रावत का जो नेतृत्व है उसको सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर सभी स्वीकार करते हैं तो डिक्लेरेशन में इतनी देरी क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये है कि चुनाव की जो अभी आपने मैं सुन रही थी कहा कि आखिर हमारी तैयारी कब शुरू होगी और कैसे होगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने जब ऋषिकेश में विचार मंथन शिविर किया था उससे पहले ही हमने अपनी सारी समितियों को गठित कर लिया, उनके अध्यक्षों को, उनके मेंबर्स को, सबको हमने बना दिया था। और जो ऋषिकेश में चिंतन शिविर था, हमारा मंथन शिविर था, वो एक शुरुआत थी कि 2022 का जो रण है वो हम किस तरीके से लड़ेंगे, उसकी पूरी रूपरेखा हमने वहां पे तैयार करी। अब रही बात चेहरे की, तो ये देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी चेहरे पे चुनाव देख के नहीं लड़ा। हमारे पास बिल्कुल चेहरों की कोई कमी नहीं है। सोनिया गांधी जी का चेहरा है, राहुल गांधी जी का चेहरा है, प्रियंका गांधी जी का चेहरा है, और एक चेहरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारे पास हाथ के पंजे का निशान। तो इस हाथ के पंजे के निशान को ही लेके हम शुरू से आगे बढ़े हैं, आगे भी आगे बढ़ेंगे। और जब इस रण को विजय प्राप्त कर लेंगे तब जो है प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व और आला कमान बैठ करके। लेकिन ऐसा नहीं लगता प्रतिमा जी, आपने तमाम चेहरे गिना दिए लेकिन प्रदेश का एक भी चेहरा नहीं गिनाया, क्यों? बचना क्यों चाहती है कांग्रेस? देखिए, नहीं बचेंगे क्यों? हमारे पास देखिए बिल्कुल चेहरों की कमी नहीं है। हमारे पास प्रदेश में चेहरों की भरमार है। हमारे पास नेता प्रतिपक्ष के रूप में प्रीतम सिंह जी हैं, जिन्होंने 4.5 वर्षों तक प्रदेश कांग्रेस की कमान को बहुत अच्छे से संभाला। हमारे पास अध्यक्ष के तौर पर गणेश कोटियाल जी हैं, जिन्होंने अभी अध्यक्ष का कार्यभार संभाला और वो बहुत अच्छे से उसको आगे लेके जा रहे हैं। इसका भी काउंटर मेरे पास में है प्रतिमा जी, इसका भी काउंटर मेरे पास है, मैं आपके पास लौटूंगी। नवीन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन ठाकुर जी, प्रहलाद जोशी आते हैं, धामी जी का नाम लेकर के जाते हैं, प्रधानमंत्री मंच से सीएम धामी का नाम ले रहे हैं, यहां तक कह दिया कि 25वीं जो वर्षगांठ राज्य की होगी वो सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेशवासी मनाने जा रहे हैं। लेकिन चेहरा डिक्लेयर करने में ऑफिशियली क्या एतराज है? आम आदमी पार्टी ने भी तो किया है ना, अजय कोठियाल का चेहरा घोषित। आपको क्या एतराज है? धामी जी का चेहरा घोषित कर दीजिए। एतराज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में सब क्लियर है। प्रहलाद जोशी जी हमारे जो प्रभारी हैं उत्तराखंड के, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। तो चेहरा बिल्कुल क्लियर है, कोई घोषणा की है, कोई औपचारिकता करने की जरूरत नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जो शीर्ष नेतृत्व है हमारा, वो मन से बोल गए कि भैया 2025 का जो भी कार्यक्रम है वो धामी जी के नेतृत्व में होगा। तो स्पष्ट है कि धामी जी ही जो है हमारा चेहरा है और उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। क्योंकि धामी जी युवा हैं और प्रदेश का युवा धामी जी के बनने से उत्साहित है। जिस प्रकार वो लगातार युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, उससे जो है युवा उनके साथ जुड़ा है। पूर्व में भी वो प्रदेश अध्यक्ष रहे युवा मोर्चा के 2 बार। इस कारण प्रदेश के प्रत्येक युवा में उनकी गहरी पेट है और उनके बनने से युवाओं में जो है जबरदस्त उत्साह है। लगातार जो है प्रदेश के
प्रत्येक कोने में धामी जी का प्रवास जहां जहां पर हुआ, आपने देखा कि किस प्रकार जो उत्तराखंड के युवाओं में भारी उत्साह है और वो धामी जी के नेतृत्व में बहुत उत्सुक हैं उनके साथ काम करने के लिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर 2022 के रण को जीतने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जो है धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। और अभी आदरणीय हमारी छोटी बहन कांग्रेस की प्रवक्ता ने तो मान लिया कि कांग्रेस की तो तैयारी 4 महीने पहले शुरू हुई। उन्होंने भी कहा कि हमने 4 महीने पहले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी थी। तो जिसकी तैयारी 4 महीने पहले शुरू हुई वो पार्टी जो है क्या चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी? क्योंकि हम तो लगातार हमारे कार्यकर्ता रण में रहते हैं, लगातार जो है काम करते हैं और हमारा बूथ स्तर की जो है कमेटियां गठित है। कांग्रेस तो इतनी हाल परेशान है कि कांग्रेस की एक प्रवक्ता कह रही है 4 महीने पहले हमने अभी तैयारी शुरू की और इनके अभी जो है एक प्रवक्ता ने कहा डिबेट में कि हमने 52 लोगों की अपनी समितियां गठित की हैं, 52 लोग जो है अपने विधानसभा में भेजे हैं जो ये देखेंगे कि हमारी वहां बैठ के हो रही है नहीं हो रही है, कांग्रेस का कामकाज हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप पूजा जी अंदाज लगा लीजिए कि कांग्रेस जो है कहाँ ठहर रही है हमारे सामने। और हमने जो पूर्व में कहा था कि अब की बार 60 तो जो है उत्तराखंड की जनता ने पहली भारतीय जनता पार्टी को बता दिया। निश्चित तौर पर 22 नाम 60 के पार होंगे। कांग्रेस की अगर विकास किया होता तो समय नहीं है बोलने का, लेकिन इतनी बौखलाहट है, मैं समझ सकता क्योंकि 4 साल कुछ काम किया नहीं। सीएसआर 1 को हटा के 2 को लेके चले आए, जुमलेबाजी दोनों ने की, फिर 2 को हटा के पुष्कर को लेके आए। ठीक है ये इनके जो है टूल किट में स्पष्ट भी ठीक था। है। चलिए, कांग्रेस का दावा है उनके पास अनुभव है और बीजेपी का दावा है उनके पास युवा जोश है। अब इन दो स्टेज के बीच में है आम आदमी पार्टी, उनके पास है अजय कोठियाल। अजय कोठियाल है आम आदमी पार्टी से। हमारे साथ रविंद्र जी हैं। रविंद्र जी, अजय कोठियाल अनुभव और युवा जोश दोनों का क्या सामना करने के लिए तत्पर है? क्या इतनी तैयार है आम आदमी पार्टी? देखिए, जिन अजय कोठियाल जी ने हजारों बच्चों की, हजारों युवाओं की अपने बिहाफ पर नौकरी लगाई हो, अपनी बिना किसी सरकारी मदद के बच्चों को फौज में पहुंचाया हो, तो प्रदेश की जनता ये समझती है अच्छे से कि ऐसा ही आदमी काम कर सकता है, क्योंकि ये सैनिक बहुल्य क्षेत्र भी है। और आपने देखा होगा जैसे ही हमने कर्नल कोठियाल जी को फेस घोषित किया तो बीजेपी ने भी आनन फानन में कहीं गवर्नर बदल, तो कुछ ना कुछ कार्ड खेलने की कोशिश किया। और क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस नहीं कहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो जाएगा रविंद्र जी कि आप सबसे पहले आपने सीएम फेस डिक्लेयर किया लेकिन आप दल को उतना मजबूत नहीं कर पाए। कांग्रेस ने दल मजबूत कर लिया, इन्होंने अपना फेस डिक्लेयर कर लिया, आपने फेस डिक्लेयर कर लिया लेकिन आप दल नहीं मजबूत कर पाए। देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि वोट जनता ने करना होता है पूजा जी, और जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। जनता ये जानती है कि दिल्ली में जिस प्रकार काम हुआ और दिल्ली का मॉडल जब हमने जनता के सामने हमारे एक एक कार्यकर्ता ने घर घर जाकर के रखा है, तो जनता को ये समझ आने लगा है कि अब आम आदमी पार्टी ही फ्यूचर है उत्तराखंड का। नवनिर्माण के लिए आम आदमी पार्टी का आना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, जो अभी प्रतिभा जी कह रही थी, तो मैं एक छोटी सी बात कह देना चाहता हूं। हरीश रावत जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और सम्माननीय भी हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि जहां जहां पड़े पग इनके हरीश रावत जी के, वहां वहां बंटाधार हुआ। 2016 का आप दे सकते हैं, 2016 में किस प्रकार से कांग्रेस को खाली किया और पंजाब भेजे गए, पंजाब को भी खाली कर दिया। अब पार्टी को ये डर है कहीं चेहरा बना दिया तो कांग्रेस बिल्कुल ही खत्म ना हो जाए। प्रतिमा जी, आपका काउंटर है क्योंकि अगला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा जी। देखिए, पहली बात तो मैं एक बात बोल दूं, दिल्ली मॉडल की जो असलियत है वो आज जनता के समक्ष है। जिस तरीके से आप आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में 2 लाख और 3 लाख नौकरियां देने की बात कर रही है, वो स्पष्ट करता है कि आपने दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के युवाओं को 8 लाख रोजगार देने की बात करी थी, लेकिन आपने दिए कितने? इन 4-7 सालों में सिर्फ 378 लोगों को रोजगार देने का काम किया। और आपने देखा मॉनसून में दिल्ली जो थी वो पूरी यमुना नदी बनी हुई थी, और स्कूलों की इनकी पोल भी मैं खोल सकती हूँ, इन्होंने क्या वादे किए थे और क्या डिलीवर किया। इसलिए आप देवभूमि की जनता को दिल्ली के सपने ना दिखाइए। मुझे लगता है आप कांग्रेस का पक्ष रखना चाहिए। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, उसका पक्ष रखते हैं
बजाय दिल्ली ना जाएं, उत्तराखंड पर चर्चा करें। प्रतिमा जी, आप उत्तराखंड पे चर्चा करें। दिल्ली अगर आपको जाना है तो हम आपको दिल्ली में घुमाते हैं। आप देखिए कि दिल्ली में विकास कैसा हुआ है। 2 बार हमारी सरकार बनी है। जब हम जीत करके आए, हमने जो जो काम कहे, अगर वो ना किए होते तो तुम्हारी जमानतें कैसे जब्त होती? तुम्हारी दिल्ली में जमानतें जब्त हुई हैं, तुम्हारे प्रत्याशी को तो जमानतें जब्त हुई हैं। कांग्रेस को तो लोगों ने इतना वोट भी नहीं दिया कि तुम्हारी जमानत बच जाए। कैसी बातें कर रही हैं आप? जमानत जब्त हो गई मैडम। आप तो दिल्ली के विषय में बात मत कीजिए। दिल्ली के विषय में बात करते हैं, आपकी जमानतों की याद आ जाती है मुझे कि आपकी जमानतें जब्त हुई हैं वहां पे। ठीक है प्रतिमा जी, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है और आपके माध्यम से कांग्रेस के लिए एक सवाल है। हरीश रावत जी, पंजाब में जो भी हुआ सभी के सामने है और पिछली बार जब यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता बैठे हुए थे और मुद्दा पंजाब से संबंधित उत्तराखंड को लेकर के था, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम दलित नेता को लेकर के आए हैं, दलित सीएम हमने बनाया है और वही कॉन्सेप्ट हम उत्तराखंड में भी रखेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट लाने के लिए हरीश रावत ने इसका डिक्लेरेशन भी कर दिया है। ये कॉन्सेप्ट अगर आता है तो कितनी फूट पड़ेगी, उसका कोई डैमेज कंट्रोल है क्या कांग्रेस के पास? प्रीतम सिंह अलग नाराज हो गए हैं, गणेश गोदियाल अलग नाराज हो गए हैं। आपके पास कोई चेहरा दलित के नाम पर कितने चेहरे? 2 चेहरे गिना दीजिए आप। नहीं, देखिए, मैं आपको 2 नहीं और SC ST के नाम पे कई चेहरे गिना सकती हूँ, बट मैं आपके इस बात पे एक थोड़ा सा क्लैरिफाई करती हूँ कि ये एक सजेशन है। इस सजेशन पे गौर किया जा सकता है। लेकिन ये इनडायरेक्टली आप प्रीतम सिंह जी को कह रही हैं, ये इनडायरेक्टली आप प्रीतम सिंह जी को कह रही हैं कि ये सजेशन था, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे? नहीं, ये नहीं कह रही हूँ मैं। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा कि ये जो एक सजेशन जो उन्होंने दिया कि पंजाब में जिस तरीके से दलित सीएम का मॉडल हम लेके आए, उत्तराखंड में हम वो प्रयास करेंगे, ये एक सजेशन है। इस सजेशन पे आला कमान गौर फरमाएगा। इस सजेशन पे मैं या प्रदेश का कोई भी नेता नहीं बात कर सकता। ये जो पूरा का पूरा समीकरण है, इसको डिसाइड करने का काम हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का है। और सोनिया गांधी जी जब हम चुनाव जीत जाएंगे तो वो डिसाइड करेंगे कि किसके हाथ में कमान सौंपनी है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि हम 2022 में, ना कि ठाकुर साहब 2025 आपने कह दिया था, हम 2022 की बात कर रहे हैं, आप शायद 25 में पहुंच गए हैं। तो हम 2022 के रण को पता करने का काम करेंगे, फिर ये तय होगा कि किसके हाथ में कमान देंगे। रही बात SC ST लीडर्स की, तो हमारे पास SC ST लीडर्स में बहुत सारे नाम गिना दीजिए ना प्रतिमा जी। आप तो कह रहे हैं कि चेहरों की कमी नहीं है, 2 गिना दीजिए। नहीं, मैं देखिए, आप देखिए, मैं आपको नाम गिनाऊंगी, कल को ये न्यूज बन जाएगी कि मैंने कहा था, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस की ने ये 2 नाम बताए कि ये हो सकते हैं प्रभावी मुख्यमंत्री। तो मैं नाम नहीं, आपको भी खुद पता है कि हमारे पास कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें, लेकिन मैंने अभी आपको स्पष्ट किया कि इस पे प्रदेश का नेतृत्व ठीक है। टमटा जी को आप इन चेहरों में गिनती हैं क्या? टमटा जी को गिनती हैं क्या इन चेहरों में? यही बता दीजिए, टमटा जी को गिनती हैं क्या चेहरों में? बिल्कुल क्यों नहीं गिना जाएगा, टमटा जी को बिल्कुल क्यों नहीं गिना जाएगा। उनसे किसी को कोई बैर कहाँ? वो कांग्रेस है, वरिष्ठ कांग्रेसी है हमारे, तो कांग्रेस के लोगों से बैर क्यों होने लगेगा? रविंद्र जी का काउंटर है, रविंद्र जी हाथ रेज कर रहे हैं। रविंद्र जी। जी देखिए मैडम, मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं आपको। जैसे ही हरदा ने कहा कि हम दलित चेहरा पेश करेंगे, तो बीजेपी की जमीन खिसक गई। बीजेपी के मुख्यमंत्री धामी जी यशपाल आर्य के घर पहुंच गए सुबह सुबह उनके पैर पकड़ने कि भैया तुम मत चले जाना कहीं। तो ये स्थिति है, क्योंकि देखिए कांग्रेस और बीजेपी ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इन दोनों के नेताएं आपस में एक दूसरे के पास अदला बदली करते रहते हैं। देखिए, आपका भाग्य है, ये सवाल घूम के आज दोबारा आपके पास आया। पिछली बार जब आप बैठे थे तब भी यही सवाल था, आज फिर वही सवाल है। ये मैच खेलते हैं लेकिन फ्रेंडली। अब की बार इनकी लड़ाई आम आदमी पार्टी से है और आम आदमी पार्टी ने रण सिखाएगी कि रण होता क्या है। 3 में ना 13 में है आप, और आप बात कर रहे हैं रण होगा। रण आप तो है ही नहीं किसी गेम में। रण होगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रश्न है ना, पिछले 4.5 सालों के जनता सब समझती है। कोरोना काल में इस प्रदेश की जनता ने जो भुगता है वो उसे याद रखेगी। गंगा में बहती लाशें। ठीक है रविंद्र जी, बहुत बड़ा आरोप है कांग्रेस का कि ना आप 3 में है, ना आप 13 में है। ऐसे में आपसे एक सवाल,
कि ऐसा क्या कर रही है आम आदमी पार्टी कि ये तमाम भ्रम टूट जाने वाले हैं कि हम 3 में भी हैं, हम 13 में भी हैं। 13 तो छोड़ दीजिए, हम अव्वल दर्जे पर हैं। उसके लिए क्या कर रही है आम आदमी पार्टी? क्या रणनीति है आपके पास? देखिए पूजा जी, जिस प्रकार से हमने 300 यूनिट बिजली की घोषणा की और बीजेपी ने हमारे हमारी टेक्निक को चुराते हुए इनके मंत्री ने 100 यूनिट की बात कही और वो जुमला साबित हुई। साथ ही हरीश रावत जी ने 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कही। अब हमने जब रोजगार की बात की तो धामी जी ने रोजगार पे मेले लगाने शुरू कर दिए। देखिए, इन लोगों को पता है इनकी सियासी जमीन खिसकने वाली है। साथ ही एक बात का और जवाब दे दूं कि यही बात शीला दीक्षित ने कही थी कि हु इज केजरीवाल, ना 3 में है ना 13 में। उसकी जमानत जब्त हुई, उसकी राजनीति खत्म होगी बेचारी की। वो राजनीति खत्म हो गई। 3 बार की मुख्यमंत्री रहने के बाद जिसकी राजनीति खत्म हो गई हो, इनके कम से कम 40 से ज्यादा जमानतें जब्त हुई दिल्ली में। ये तो बात कर रहे दिल्ली में। लैंग्वेज पे ध्यान दे। पहली बात तो महिला के लिए बात करें, दूसरी ऐसी व्यक्ति के लिए बात करें जो इस दुनिया में नहीं है, तो उसकी पे बात नहीं करिए। और ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी की सोच महिला विरोधी है और आप महिला का सम्मान नहीं कर सकते। एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो कि खुद एक महिला है और जो स्वर्गीय है, उसके लिए आप कह रहे हैं उसकी जमानत जब्त हो गई। अरे जमानत तो किसी भी जब्त हो सकती है, ये जनता जनार्दन है। और केजरीवाल ने जिस तरीके से प्रलोभन दिए, जिस तरीके से जनता के साथ झूठ बोला, भ्रष्टाचार के नाम पर, लोकपाल बिल के नाम पर जनता को छलने का काम किया, आज कहाँ है वो लोकपाल बिल? और अब जनता समझती है फ्री के नाम पे आप देवभूमि की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। ये प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है। ठीक है प्रतिमा जी, रविंद्र जी को भी सुन लीजिए। मेरे ख्याल में वो सफाई दे रहे हैं अपनी बात को लेकर के। रविंद्र जी, पूजा जी, हेलो जी, रविंद्र जी अपनी बात रखिए। हमने बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को ये साबित करके दिखाया दिल्ली में कि जब आम आदमी पार्टी चुनाव में उतरती है तो किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाता है, किस प्रकार से जीता जाता है। आप ये देखिए कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता नहीं, जनता टीवी के तमाम दर्शक रविंद्र जी ये समझना चाह रहे हैं कि आपके पास ऐसा कौन सा हिडन प्लान है कि आखिरी मोमेंट पे आप छड़ी घुमाएंगे और फिर उसके बाद सारी सीटें आपकी हो जाएंगी। ऐसा तो नहीं होता ना चुनाव में। रणनीति दिखती है, ग्राउंड जीरो पर काम दिखता है। भाई कांग्रेस ने रैली निकाली, नजर आया। जन आशीर्वाद रैली बीजेपी ने निकाली, नजर आया। उनके पीएम आ रहे हैं, नजर आ रहा है। उनके जो स्टार प्रचारक है उन्होंने आना शुरू कर दिया, नजर आ रहा है। आपकी तरफ से क्या है? एक तो हमारी तिरंगा यात्रा चल रही है 70 की 70 विधानसभाओं में। मैडम आपको पता होगा, अजय कोठियाल जी सभी का नेतृत्व कर रहे हैं। हर विधानसभा में तिरंगा यात्रा चल रही है। पहली बात, जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के 14 लाख बिजली कार्ड बनाए, फ्री बिजली के गारंटी कार्ड बनाए और जो जनता का आशीर्वाद हमें मिला वो एक बड़ी बात है। साथ ही अब हम रोजगार पर जब बात कर रहे हैं तो जनता में बहुत उत्साह है और हमारे सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर के जो बेरोजगार युवा हैं उनके कार्ड बनाने का काम कर रहे हैं। और ये सब चीजें देखिए, जनता को क्या चाहिए? रोजगार मिल जाएगा, बिजली मिल जाएगी, अच्छे हॉस्पिटल मिल जाएंगे, अच्छे स्कूल मिल जाएंगे। इसके अलावा क्या चाहिए जनता को? ठीक है नवीन जी, तमाम चीजें तो आम आदमी पार्टी जनता को दे रही है और कांग्रेस कह रही है कि वो आपकी प्रमुख विपक्षी दल है। अब ऐसे में बीजेपी के पास करने के लिए क्या बचता है? तो क्या ये मान लिया जाए कि चुनाव आपके हाथ से जा रहे हैं क्या? पूजा जी देखिए, ये स्पष्ट हो गया कि दोनों पार्टियों का मुकाबला बीजेपी से है। दोनों जो है किसी भी तरह से खुद को मुकाबले में दिखाना चाहती है। हाँ। और अभी हमारे बड़े भाई रविंद्र जी कह रहे थे कि बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है। ये भूल गए शायद कि इनके अरविंद केजरीवाल जी एक बड़ा थैला लेके घूमे थे जब दिल्ली में चुनाव में उतरे थे कि शीला दीक्षित के खिलाफ ये सबूत है और सबसे पहले आती जेल शीला दीक्षित जी को भेजूंगा। प्रतिभा जी सही कह रही थी, शीला दीक्षित जी स्वर्गीय हो गई, अब उनके विषय में बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो हुआ वो तो स्पष्ट है सबके सामने। जिनके लिए जो है सबूत लेके घूम रहे थे उन्हीं के चरणों में ये लेट गए केजरीवाल जी जाके, उन्हीं के साथ सरकार बना ली जाके। और इससे बड़ी अवसरवादिता क्या होगी? दूसरी तरफ अभी अरविंद केजरीवाल जी गुजरात गए थे, गांधीनगर में जो निकाय के चुनाव हुए, उन्होंने कहा था वहां पर सबसे जनता से अपील की थी कि ईमानदार और जो विकास करने वाला पार्टी है, आदमी है, उसी को वोट देना। और जनता ने उनकी बात सुनी। गुजरात की जनता समझदार जनता, उन्होंने उनकी बात सुनी। 44 सीटों पर पूजा जी चुनाव हुए, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी को 40 मिली, केजरीवाल जी को 3 मिली और कांग्रेस को 1 मिली। बात रही उत्तराखंड की, 2017 में भी ये उत्तराखंड में आए थे। ये असल में टूरिस्ट पॉलिटिशियन है।
आम आदमी पार्टी टूरिस्ट पॉलिटिशियन है। जानकारी जिस राज्य में चुनाव होता है, अपने जो है तामझाम उठा के वहां पहुंच जाते हैं। और उत्तराखंड में 17 में आए थे, उसी प्रकार जो है उसके बाद दिखे नहीं। अब ये 2-4 महीने पहले से ही जो है कुछ लोगों को हायर कर लेते हैं यहाँ पर मीडिया के, जो है दिल्ली से और बिहार से कुछ युवाओं को रोजगार दे देते हैं, स्थानीय को भी नहीं देते। क्योंकि जब कोठियाल जी, केजरीवाल जी वहां पर नैनीताल में प्रेस कर रहे थे, तो दिल्ली से पत्रकारों की टीम, लेकिन नवीन जी देखिए, आपने तमाम कमियां दोनों दलों की गिना दी, तमाम। प्रतिमा जी मैं आपको समय दूंगी, आखिरी का समय मैं आपको ही दूंगी। तमाम कमियां आपने गिना दी हैं नवीन जी, लेकिन सवाल ऐसे में ये है कि तमाम वर्ग जो हैं वो अभी भी नाराज चल रहे हैं सरकार से। चुनाव आते आते उनको कैसे मनाया जाएगा, उनको कैसे संतुष्ट किया जाएगा? चलिए ठीक है, आप टेबल टॉक करके उनसे 1 महीने का समय मांग रहे हैं, 2 महीने का समय मांग रहे हैं, उनको शांत कराने की कोशिश है, लेकिन 2 महीने बाद तो चुनाव है ना, फिर उसके बाद क्या करेंगे? अगर उसका निराकरण नहीं हुआ तो क्या करेंगे? प्रदेश देखिए, प्रदेश में लगातार चुनाव रहे हैं अंतराल पर, चाहे 1 साल में चाहे 2 साल के अंतराल पर। पिछले 4.5 वर्षों में 4 तो उपचुनाव हो चुके हैं, लोकसभा के चुनाव हुए हैं, निकायों के चुनाव हुए, सब चुनाव आप देख लीजिए। लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ? कांग्रेस को मिला 0। ये परिपाटी टूटी है। पहले ऐसा होता था कि जिस पार्टी की सरकार होती थी, अगर भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस 5 सीटें जीतती थी लोकसभा। ये 4 बार की परिपाटी है पिछली, देख लीजिए आप। और अगर भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस सरकार तो भाजपा जीतती थी लोकसभा। लेकिन इस बार पहली बार हुआ कि भाजपा की सरकार प्रदेश में थी और 5 लोकसभा भाजपा ने जीती। तो उस प्रकार जो है वो भ्रम भी टूट रहा है, वो क्रम भी टूट रहा है कि एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा। लेकिन कई जगहों पर ऐसा भी हुआ है कि बीजेपी को क्लीन स्वीप मिला और अगले चुनाव में उनका डब्बा ही गुल हो गया है। चलिए प्रतिमा जी, लास्ट काउंटर आपके साथ में है। प्रतिमा जी, आपका आखिरी वर्डिक्ट ले रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत आम आदमी पार्टी के हमारे जो प्रवक्ता है वो बातें बना रहे हैं। मैं सिर्फ एक सवाल इनसे पूछना चाहूंगी कि उत्तराखंड के जो लोग थे जिन्होंने दिल्ली से पलायन करके वापस यहाँ आने का काम किया, अगर आप कोरोना काल में इतनी अच्छी व्यवस्था आपने दिल्ली में की थी, तो वहाँ के लोग ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी और दवाइयों की कमी के चलते दर दर भटकने का काम क्यों किया? अगर रोजगार की और स्वरोजगार की उचित व्यवस्था थी तो हमारे उत्तराखंड के भाई बहन वापस क्यों पलायन करके? दिल्ली में आपने कितने उत्तराखंड मूल के लोगों को विधायक का टिकट दिया और कितने लोगों को विधायक बनाने का काम किया? अब दूसरी बात, मुझे बड़ी हंसी आती है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के इस बात पर कि हम अपने आप को मुकाबले में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें दिखाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। हमारी जो परिवर्तन यात्रा निकली थी उसमें जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा था, ये दर्शा रहा है कि 4.5 सालों के जनता आपसे कितना त्रस्त है। और वो त्रस्त है इसलिए कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन है और 2022 में परिवर्तन का जनसैलाब दिख गया था। मैं आप अपने घर की कलह आपकी जो चिंता शिविर हुआ उसमें भी दिख गया था। उसके बाद जो आपस में सिर्फ फुटबॉल हुई, एक सीट बचा आपके प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत कार्यक्रम में किस प्रकार कुर्सियां टूटी, लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को, वो सब दिख गया था। प्रतिभा जी चिंता मत करिए, जनता को सब दिखता है। आपके टीवी पर आकर झूठ बोलने से कुछ नहीं बदलने वाला। आपकी जो जन समर्थन यात्रा में है, प्रतिमा जी, आपसे कंक्लूडिंग आंसर मैं लूंगी कि आखिरकार कांग्रेस को बार बार घेरा जाता है अंतरकलह को लेकर के। बार बार कांग्रेस अगर कहीं पर चूक जाती है तो वो है अंतरकलह, वो है एकता, वो है मजबूती। हरीश रावत ये काम कैसे करने वाले हैं, या यूं कहूं कि गणेश गोंदियाल, प्रीतम सिंह ये काम कैसे करने वाले हैं? देखिए हमारी पार्टी में कोई भी अंतरकलह नहीं। हम एक है पूजा जी, हमें आपको बताऊं कि हमारी पार्टी संयुक्त है, हम एक दूसरे के और यही जो है भारतीय जनता पार्टी के आंखों की स्वागत कार्यक्रम में इनके लाठीचार्ज करके शांत करना पड़ा पुलिस को। आप देखिएगा नवीन जी सुन लीजिए प्रतिमा जी को। भी नहीं बोलना चाहिए, उनके किस्से भी बहुत मशहूर है नवीन भाई, उनके बारे में भी कुछ कहो। दूसरे के घर में मत जाओ, अपने घर में देखो तुम्हारे घर में क्या हाल है। तो चलिए आप तीनों का एक बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इस चर्चा को बेहद खास और अहम बनाने के लिए। तो देखा आपने कितनी दिलचस्प रही ये चर्चा, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा था, सेनापति का मुद्दा था, और जिसके पास नहीं है उसको मिर्ची तो लगेगी। और सवाल ऐसे में ये उनके लिए भी जिनके पास सेनापति है कि क्या उनका संगठन इतना मजबूत है कि मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ पाएंगे, युद्ध को जीत पाएंगे। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब चुनाव आते आते मिलने वाले हैं, और आखिरी जवाब जो जनता